पहला प्यार, तब मेरी आयु क्या होगी? 11, 12 या 13, क्योंकि इसी उम्र में मन प्यार में पड़ने लगता है। प्यार कब हुआ, इस पचड़े में पड़ने के बजाय ये जानना ज्यादा सही होगा कि यह कैसे हुआ। मैं तब चाची के घर पर था। चाची चच जाती, मैं उनके बेडरूम में जाकर संदूक और दराजों की तलाशी लेता और उन चीजों को खोजता जिन्हें वह बहुत संभाल कर रखती थी। उनका संदूक अजायब घर की तरह था, जहाँ कुछ न कुछ अतुल्य मिल जाता, जैसे संदल की सुगंध जो उनके सफेद कपड़ों को सुगंधित करती थी। आलपिन खोसने की साटन की गद्दी फीकी पड़ गई थी। बुने हुए दस्ताने बारीक कागज में लपेटे गए थे। संतों के चित्र, सीने पिरोने की चीजें, नीले मखमल का जालीदार बटुआ जिस पर बगुले काढ़े गए थे, कोनों में पड़ी अंबर और चांदी की माला। मैं इन्हें देखता और फिर यथास्थान रख देता। लेकिन एक दिन संदूक के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ एक छोटी सी दराज थी, वहाँ मुझे सोने जैसी चमकने वाली कोई चीज दिखी। मैंने अपना हाथ वहाँ बढ़ा दिया और सोने के चौखटे में लगा लगभग 3 इंच लंबा हाथी दांत का सूक्ष्म चित्र वहाँ से निकाल लिया। वह कोई सुंदर सी तस्वीर थी, बिल्कुल मेरे सपनों की परी सरीखी। चित्र वाली लड़की की उम्र लगभग 20 वर्ष होनी चाहिए। उसका चेहरा अंडाकार था, होंठ भरे भरे और अधखुले से। वह किसी को तिरछी नजर से देखती प्रतीत हो रही थी। उसके गालों में गड्ढे देखकर लग रहा था मानो कामदेव ने उसे फुर्सत से बनाया था। उसके सिर पर बेहद नफासत से स्कार्फ बंधा था, जिसमें से कसकर बांधा हुआ लटों का गुच्छा चेहरे को अद्भुत आभा दे रहा था। ये स्कार्फ पुराने ढंग का था, जो उसकी गर्दन के पिछले भाग से उठता था और उसकी युवा गर्दन को सलीके से दर्शाता था। माथे के करीब आता तो गालों में पड़ते डिम्पल्स को और खूबसूरत बना देता। मैं चित्र को हाथ में लिए न जाने कितनी कल्पनाओं से भर गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी नानी दादी के समय की स्त्रियां शरीर को उतना नहीं ढकती थीं, जितना हमारे समय की स्त्रियां ढकती हैं। हालांकि ऐसा मैं पुराने समय के चित्रों को देखकर ही अंदाजा लगा सकता था। कमर के ऊपर वे लगभग पारदर्शी जाली सी पहनती थी, जिनमें उनकी युवा सुंदरता और उभर कर दिखती थी। गले में पहनी गई मोतियों की माला पूरी शान से उनके वक्ष को सुशोभित करती। चित्र में बड़ी अदा से उठा हुआ उनका हाथ दिखता था, जिसमें हमेशा कोई प्यारा सा कड़ा हुआ रुमाल होता था। आज भी मैं उस प्रभाव को भूल नहीं पाता, जो मुझे उस चित्र को देखकर महसूस हुआ। मैं न जाने कितनी देर सुख के क्षणों में डूबा रहा, कठिनाई से सांस लेता रहा और अपनी आंखों से चित्र की खूबसूरती पीता रहा। न जाने कितनी सुंदरियों के चित्र देख चुका हूँ, मगर उस चित्र में क्या था कि सुंदरी की मूक मुस्कुराहट और चंचल छवि ने मुझे उद्वेलित कर दिया था। ये किसी चित्रकार की कोरी कल्पना नहीं थी, रक्त मांस की जीती जागती छवि थी। उसकी गहरी रेखाएं शंका में डालती थी। सफेद सुंदर दंत पंक्ति दिखाने के लिए होंठ जरा से खुले थे। मैंने तस्वीर को पकड़ा, उसे सांसों में भरा और अपने होठों को उसके पास ले जाने लगा कि बरामदे में पाँव की आवाज सुनी। छत से लौटकर आती मेरी चाची थी। मैंने उनकी दमे वाली खांसी और गठिया से पीड़ित पाँव घसीटने की आवाज सुनी। सूक्ष्म चित्र को वापस दराज में रखने, बंद करने, खिड़की में जाने और निर्दोष और उदास भाव भंगिमा बनाने के लिए मेरे पास बहुत कम समय था। चाची ने शोर मचाते हुए प्रवेश किया, क्योंकि चच की सर्दी ने उनके जुकाम को बिगाड़ दिया था, जो अब पुराना मर्ज बन चुका था। मुझे देखकर उनकी छोटी झुर्रीदार आंखें चमक उठी। मेरी चोरी पकड़ते हुए वो मुझे थपकी देते हुए सामान्य भाव से पूछने लगी कि क्या मैं हमेशा उनकी संदूक खंगालता हूँ। फिर धीमे धीमे मुस्कुराकर बोली, अच्छा जरा रुको तो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है जिसे तुम जरूर पसंद करोगे। उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से कागज में लिपटे केक और बर्फी के टुकड़े निकाले, जिन्हें देखकर ही मेरा जी मिचला गया। चाची की बूढ़ी बीमार छवि को देखने और चिपचिपी मिठाइयाँ खाने की इच्छा मुझे बिल्कुल नहीं थी। वर्षों की दौड़, क्षतिग्रस्त दांत, कमजोर निगाहें, मुरझाया चेहरा, मूंछें, भूरी कनपट्टियों पर खींच आए भूरे बाल, पीली लटकती हुई गर्दन। उस सुंदर चित्र के आगे ये छवि कितनी बेजान थी। मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। एक क्रोध भरा पौरुष भाव मेरे मन में जगा और मैंने जोर देकर कहा, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए।
तुम्हें नहीं चाहिए। क्या अजूबा है, तुम तो बिल्ली से भी अधिक लालची हो। पर मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। अपने को ऊपर उठाते हुए मैंने कहा और पंजे के बल खड़े होकर कहा, मुझे मिठाई की परवाह नहीं। मेरी चाची ने मुझे कुछ स्नेह और कुछ क्रोध भरी नजर से देखा, अंततः वह हंसी। उनका भयावह जबड़ा मुझे दिखाई देने लगा। वो इतनी हंसी कि होठों को छिपाते हुए उनकी ठोड़ी और नाक मिल गई और झुर्रियों का पहाड़ सा गालों पर दिखाई देने लगा। मुंह के साथ ही सिर व शरीर भी पूरी तरह हिल रहे थे। मैं शीघ्रता से माँ के कमरे में गया, जहाँ मैंने साबुन और पानी लिया और अपने हाथ मुंह को मल मल कर धोया और चित्र वाली लड़की की कल्पना में डूब गया। उस दिन से यह नियम बन गया, ज्यों ही चाची बाहर जाती, मैं कमरे में सरक जाता, संदूक खोलता, सूक्ष्म चित्र निकालता और विचारों में खो जाता। ये सब 1 मिनट की गतिविधि होती। मुझे लगता कि उसकी आंखें मेरी आंखों के भीतर झांक रही हैं और सांस चल रही है। मैं उसका चुंबन लेने की कोशिश करता, लेकिन डरता कि कहीं मेरी दृष्टता पर वह नाराज न हो जाए। फिर मैं उसे अपनी छाती से चिपका लेता, अपने गालों से सटाता। मैं कोमल व्यवहार करता कि कहीं उसे कोई चोट न पहुंचे। चाची के कमरे में जाकर संदूक खोलने से पहले मैं बाल धोता, कंघी करता, खुद को सुंदर बनाता, मानो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हो। मैं प्रायः बाजार में हमउम्र लड़कों से मिलता, जो अपनी प्रेमिकाओं के पत्र, फोटो और फूल मुझे दिखाकर पूछते थे कि क्या मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। शर्म से मेरा गला जकड़ जाता और उत्तर में मैं केवल अपनी गूढ़ मुस्कान छोड़ देता। जब वे अन्य लड़कियों की तारीफ के पुल बांधते तो मैं कंधे झटकाकर उन्हें तिरस्कार से कहता, हूँ। एक रविवार मैं छोटी चचेरी बहनों से मिलने और उनके साथ खेलने उनके घर गया। वे वास्तव में सुंदर थीं और उनमें से सबसे बड़ी अभी 15 वर्ष की नहीं हुई थी। हम दूरबीन से मनोविनोद कर रहे थे। तभी लड़कियों में से एक ने, जो अभी 12 की भी मुश्किल से हुई थी, चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ा शर्माती हुई अपनी मुट्ठी मेरे हाथ में खोलती बोली, इसे ले लो। मैंने हथेली खोली तो देखा कि वो एक गुलाब की कली थी। छोटी लड़की मुस्कुराकर मेरी ओर टेढ़ी नजर से देखती भाग गई, लेकिन मैं तुरंत चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, इसे तुम ही रखो। उस पूरी दोपहर फिर उसने मुझसे बात नहीं की और आज तक इसके लिए मुझे क्षमा भी नहीं किया। हालांकि अब उसका ब्याह हो चुका है और उसके 3 बच्चे भी हैं। सुबह शाम मिलाकर जो 2-3 घंटे मेरी चाची चर्च में बिताती थी, उसमें उस चित्र को देखने की चाह पूरी नहीं होती थी। आखिर मैंने उस चित्र को अपनी जेब में रखने का निश्चय किया। पूरे दिन मैं उसे लोगों से छिपाता रहा, मानो कोई अपराध कर दिया हो। मैंने सोचा कि चित्र में मौजूद लड़की मेरी गतिविधियां देखती होगी तो सोचती होगी कि मैं किस हद तक मूर्ख हूँ। यदि मैं जुराबे उतारना चाहता या कोई भौंरा सा काम करना चाहता तो मैं पहले चित्र को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता, ताकि आजादी से उस काम को कर सकूं। चित्र को मैं रात भर तकिए के नीचे छिपाता, कई बार जागता कि कोई मुझे खजाने से वंचित न कर दे। अंत में मैं उसे तकिए को नीचे से निकालता और अपनी छाती पर रख कर सो जाता। सुबह मुझे अपने सीने पर उसकी छाप दिखाई देती। चित्र की वह स्त्री फोटो की तरह नहीं, बल्कि जीवित, मिलनसार, सुंदर छवि के साथ मेरी ओर आती और मुझे उड़न खटोले में ले जाने को आतुर हो जाती। मधुर अधिकार से वह मेरे करीब आती, मुझे स्टूल पर बिठाती, मेरी भौहों, आंखों पर अपनी झूलती लिटों से दुलार दिखाती, अपना हाथ मेरे सिर पर फेरती। मैं उसके लिए प्रार्थना पुस्तक से पंक्तियां पढ़ता, बांसुरी बजाता और फिर वो मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद देती। अंत में कुछ अजीब सी यादें मेरे मस्तिष्क पर छाने लगी। मैं कहीं अतीत में खो गया। मुझे लगता मानो मैं किसी जन्म में सेवादार था, सड़कों पर गाना गाता था। धीरे धीरे मैं दुबला होने लगा, जिससे मेरे माता पिता, चाचा चाची चिंतित हो गए। इस आयु में हर चीज डराने वाली है, मेरे पिता ने कहा, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी कई किताबें पढ़ा करते थे। मेरी काली पलकों को, सिकुड़ी आंखों, पीले होठों को पढ़ते और फिर भूख न लगने की मेरी परेशानी से चिंतित होते। खेलो बेटा, खाओ पियो, वह कहते और मैं उदासीनता से उत्तर देता, मेरा मन नहीं। उन्होंने मेरी बेचैनी को जानने की कोशिश की, फिर मुझे थिएटर ले जाने लगे।
कुछ समय बाद मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और ताज़ा झागदार दूध पीने को देने लगे। बाद में वह मेरे सिर और पीठ पर ठंडा पानी डालते। मैंने ध्यान दिया कि जब मैं अपने पिता को शुभ प्रभात कहने जाता तो वह काफी देर तक मुझे घूरते और कई बार तो अपनी रीढ़ पर मैं उनकी निगाहें जमी हुई महसूस करता। मैं चालाकी से अपनी आंखें नीची कर लेता था, ये निश्चय करते हुए कि अपना अपराध स्वीकार करने के बजाय मर जाना अच्छा है। जैसे ही मुझे परिवार के स्नेही अकेलेपन से छुट्टी मिली, मैंने अपने आप को चित्र के साथ अकेला पाया। एकाएक पवित्र भावना कहीं उड़ गई और मैं चतुराई से फोटो का फ्रेम निकालने और हाथी दांत से उस सुंदरी को बाहर निकालने में सफल हो गया। जैसे ही मैंने अपने होंठ चित्र पर जमाए और उसके बालों की सुगंध को महसूस किया, मैंने एहसास किया कि यह सचमुच कोई जीवित छवि थी, जिसे मेरे कांपते हाथों ने थाम रखा था। मुझ पर बेहोशी तारी हो गई और चित्र पकड़े हुए ही मैं सोफे पर अचेत होकर गिर पड़ा। होश आया तो मैंने अपने माता पिता और चाची को चिंतामग्न देखा। मेरे पिता बड़बड़ाते हुए मेरी नाड़ी देख रहे थे। चाची पंजे जैसी अपनी अंगुलियों से मुझसे वह चित्र लेने का प्रयास कर रही थी और मैं उसे जोर से पकड़े हुए था। मेरे प्यारे बच्चे, इसे छोड़ दो, तुम इसे गंदा कर रहे हो, उन्होंने पुकारा। देखो, जब भी तुम चाहोगे मैं इसे तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन अभी तुम इसे नष्ट करने में लगे हो। इसे इसके पास ही रहने दो। लड़के की हालत ठीक नहीं है, माँ ने प्रार्थना सी की। चाची ने उत्तर दिया, अरे कैसे रहने दूं? आखिर कौन ऐसा दूसरा चित्र बना सकेगा? आजकल कोई ऐसा सूक्ष्म चित्र नहीं बना पाता। यह मेरे बीते दिनों की याद है और मैं भी बीते दिनों की चीज हूँ। अब मैं वैसी नहीं हूँ जैसी इसमें दिखाई गई हूँ। ये मेरी जवानी की तस्वीर है। भय से मेरी आंखें फैल गईं। मेरी अंगुलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। पता नहीं कैसे मुंह से निकला, इस चित्र में तुम हो चाची। क्यों तुम्हें भरोसा नहीं कि कभी मैं सुंदर थी? हूँ तो अब भी सुंदर, लेकिन तब 23 साल की थी और अब तो भूल गई हूँ कि कितने साल की हूँ। मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं फिर से अचेत हो गया। पिता ने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और दवा खिलाने लगे। इसके बाद मैं जल्दी ही ठीक हो गया, लेकिन फिर कभी भी मैंने चाची के घर जाने की इच्छा जाहिर नहीं